नमस्कार दोस्तों। आज मैंने सोचा मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बता दूं। बचपन में मैं सुनती थी अपनी माँ से कि मेरी माँ मेरे पिताजी को कहती थी कि बच्चों को दाखिल करा दो, नहीं तो बच्चे स्कूल के दाखिले में लेट हो जाएंगे। मेरे पिताजी कहते थे ठीक है करा देंगे, अभी टाइम है। फिर मेरी माँ दोबारा कहती थी एक दो दिन बाद या कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद कि बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दो, बच्चे लेट हो जाएंगे। बच्चों की उम्र 6 साल हो गई है। तब 6 साल की एज में स्कूल में बच्चों को लेते थे। स्कूल में 6 साल की उम्र में बच्चों को भर्ती करते थे। तो मेरे पिताजी कहते थे, एक दो चार बार जब मेरी माँ को समझाते थे फिर भी मेरी माँ को लगता था नहीं बच्चे लेट हो जाएंगे स्कूल में भर्ती होने में। तो मेरे पिताजी ने फिर समझाया उनको कि 1 साल और खेलने दो, ये बचपन बच्चों का दोबारा नहीं आएगा, 1 साल और खेलने दो। तो जब बच्चे 7 साल के हो जाएंगे तब दाखिल कराएंगे। तो इसलिए हमें स्कूल के कागज़ों में हमारी एज 1 साल कम लिखी गई है। मतलब आज मेरी जितनी एज है स्कूल के कागज़ों के हिसाब से मेरी एज 1 साल कम बनती है। यानी उन्होंने हमारी 7 साल की एज में हमें 6 साल का कह के स्कूल में भर्ती कराया। मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ 1 साल बढ़ा के लिखाई उन्होंने। मतलब रियल एज आज मैं देखूं तो जितनी मेरी बनती है उससे कागज़ों के हिसाब से मेरी रियल एज 1 साल कम बनती है। तो जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था ठीक है 1 साल और मिलेगा खेलने के लिए। हालांकि इतनी समझ नहीं होती उस बच्चे को, लेकिन जितना मुझे उस टाइम समझ आता था मुझे बड़ा अच्छा लगा पिताजी की ये बात सुन के कि 1 साल और मिलेगा खेलने को। अभी 1 साल तक मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी कि पिताजी ने कहा मेरी माता को कि हमारी 5 बेटियां हैं और एक बेटा है, तो हम सबको डॉक्टर नहीं बना सकते या सबको इंजीनियर नहीं बना सकते। उस टाइम डॉक्टर और इंजीनियर ही मेन होता था। उस टाइम ज़्यादा प्रोफेशन नहीं होते थे। जितना मुझे समझ में आता है कि उस टाइम ऐसे ही था। और बहुत लोगों से भी मैंने सुना है कि उस टाइम ज़्यादातर 2 ही प्रोफेशन होते थे मेन पढ़ाई के मामले में। हमारे जैसे घरों में 2 ही प्रोफेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, या तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर। अगर ज़्यादा पढ़ाई का है, ज़्यादा पढ़ाई आपको करने का है तो। नहीं तो कई घरों में तो उस टाइम लोग अनपढ़ ही रहते थे। खासकर लड़कियों को तो स्कूल में भेजने के लिए बहुत सोचा जाता था। लड़कों को तो फिर पढ़ा दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को पढ़ाने में बहुत सोचते थे माँ बाप। जैसे हमारी माँ तो अनपढ़ ही थी, लेकिन पढ़े लिखों को मात करती थी वो अपने टाइम के हिसाब से। और मैं जानती हूँ कि आज भी मेरी माता होती तो पढ़े लिखों को पीछे ही छोड़ती, क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज़ था। उनको ज़रा सी एक चीज़ बता दो या ज़रा सी उनको एक चीज़ पता चल जाए पढ़ाई के बारे में तो वो आगे बहुत ज़्यादा अपना उस चीज़ में दिमाग लड़ा लेते थे, क्योंकि उनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था अच्छी चीज़ों में। बहुत ज़्यादा तेज़ था उनका दिमाग। खैर,
तो पिताजी ने कहा कि हमारे 5 बेटे हैं, एक बेटा है। बेटा तो जो बनना चाहेगा हम बना देंगे उसको, जितना भी मेरे से हो सकेगा, जितनी भी दिक्कत मुझे होगी, लेकिन जितना ही पढ़ना चाहेगा फिर भी मैं इसको करा दूंगा। जबकि हमें पैसे की काफ़ी दिक्कत रहती है, लेकिन बेटियों को मैं 10 तक ही पढ़ा पाऊँगा, मतलब 10वीं तक ही, 10th क्लास तक ही पढ़ा सकूँगा, क्योंकि बेटियां हमारी 5 हैं। अगर एक बेटी को मैं ज़्यादा पढ़ाऊँ तो बाकी बेटियों को भी लगेगा कि हमें भी पढ़ाओ, या हमें नहीं पढ़ाया। तो उनको था कि बेटियों को मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि एक को ज़्यादा अगर पढ़ाने जाऊँ तो दूसरों को भी पढ़ाना पड़ेगा, और इतना मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो सबको ज़्यादा पढ़ा ही नहीं सकते थे। तो उनको था कि कम से कम 10 तक तो पढ़ लें। तो हमें 10 तक हम 5 बहनों को 10th तक ही पढ़ाया गया है। 10वीं तक ही जो टारगेट रखा गया था वहीं तक पढ़ाया गया है। और हमारे भाई को डॉक्टर बनने का मौका दिया गया। जब ये डिसीज़न हुआ था, मुझे याद है अच्छे से मेरे पिताजी मेरी माँ को कह रहे थे, और कई बार बार घर में बात छिड़ती थी, तो तब भी हमें बार बार ये सुनने को मिला। पिताजी माँ को कहते थे कि मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है, नहीं तो मैं बेटियों को भी ज़्यादा पढ़ा दूँ। उस टाइम मेरे पिताजी आर्मी में थे, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मेरी माँ के शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं कि तेरे पिताजी 35 साल में रिटायर हो गए थे। जब वो रिटायर हुए थे तो उनकी तनख्वाह 40 रुपये थी। हालांकि उस टाइम 40 भी कम नहीं थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं थे। 5-6 बच्चों का परिवार, यानी माँ बाप और 6 बहन भाई, 8 बच्चों का परिवार पालने में दिक्कत होती थी उस टाइम के 40 रुपये में भी। पहले तो तनख्वाह कम ही थी, बाद में बढ़ते बढ़ते 40 तक पहुंची, और तब मेरे पिताजी जब रिटायर हुए तब उनकी लास्ट तनख्वाह उनको 40 रुपये मिली थी। ये मेरी माता के शब्द मेरे कानों में आज भी गूंजते हैं। तो तनख्वाहें बहुत कम होती थी, और 6 बहन भाई तो हम बचे। कई बहन भाई तो हमारे बीच में थोड़ी थोड़ी एज तक पहुंच के ख़त्म हो गए। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में हेल्थ के बारे में, तो माँ बाप को बेचारों को समझ ही नहीं आता था कि हमारे बच्चों को दिक्कत क्या है, या दिक्कत है तो इलाज कैसे कराएं। मेरे पिताजी तो वैसे ही आर्मी में थे, तो मेरी माता को अकेले ही घर का मैनेज करना पड़ता था। सब कुछ, सारे काम मेरी माँ को अकेले ही घर में मैनेज करने होते थे। तो माँ आम समझ से ही, जो उस टाइम की अवेयरनेस थी, आम समझ से ही बच्चों की हेल्थ का ध्यान रख सकते थे। और आसपास तब डॉक्टर भी नहीं होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे आसपास कोई डॉक्टर नहीं होता था। अगर कहीं कोई डॉक्टर होता भी था तो बहुत दूर होता था। तब इलाज कराना वाकई बहुत मुश्किल था, क्योंकि डॉक्टर या तो आसपास होता नहीं था, या बहुत दूर होता था, या कोई डॉक्टर होती थी। पहले माँओं की डिलीवरीज भी घर में ही कराई जाती थी, इसीलिए, क्योंकि जो आसपास की दाई होती थी वही सब घरों में ये काम डिलीवरी का, बच्चों की डिलीवरी का कराती थी। कई बार मेरी बड़ी बहनें बताती हैं, जो मेरे से 14-14, 15-15, 16-16 साल बड़ी हैं, वो बताती हैं, मेरी छोटी बहन जो मेरे से 6 साल छोटी थी, लेकिन तब वो जिंदा थी। तब मेरी बड़ी बहनों ने मुझे बताया, लेकिन जब वो जिंदा थी कुछ साल पहले, तो तब मेरी बड़ी बहनों में से एक बड़ी बहन ने मुझे बताया कि उस हमारी छोटी बहन के दिल में छेद था। डॉक्टर ने बताया, जब उसको शरीर में कोई दिक्कत लगी तो मेरी माँ को समझ नहीं आया, तो वो डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके दिल में छेद है, इसलिए ध्यान रखो कि इसको ज़्यादा डांटना नहीं,
ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालना, ज़्यादा किसी काम में इसको दबाना नहीं, ज़्यादा मतलब इसको कोई दुख ना पहुँचे, कोई दिक्कत ना पहुँचे। उसको बड़े आराम से टैकल करना है, बड़े आराम से हैंडल करना है, प्यार से, सॉफ्टली, ताकि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, जिससे उसके दिल पे कोई बोझ ना पड़े, इवन दिमाग पे भी कोई बोझ ना पड़े। तो डॉक्टर ने बताया कि इसके दिल में छेद है, इसके लिए एक ही दवाई है। अगर ये दवाई इतने घंटों में, मतलब कुछ घंटों का टाइम दिया उन्होंने, बहुत कम घंटों का टाइम दिया, पता नहीं 10-12 या 16 या 20-24 घंटों का, बहुत कम घंटों का मतलब उन्होंने टाइम दिया कि इतने घंटों में ये दवाई आ जाएगी तो इस लड़की को हम दे देंगे तो ये लड़की बच जाएगी, नहीं तो फिर इस लड़की के बचने के चांस बहुत कम हैं। तो मेरी माँ जब घर आई, उनको ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्योंकि दवाई भी आसपास नहीं मिलती थी। लेकिन मेरी माँ का अपनी गली में व्यवहार बहुत अच्छा था, सबको मालूम था कि इसका आदमी आर्मी में है और ये लेडी बहुत अच्छी है, इसलिए पास पड़ोस वाले मेरी माँ की बहुत हेल्प करते थे, मेरी माँ को एक देवी की तरह समझते थे। और मेरी माँ इतना कम में खर्चा चलाती थी, क्योंकि तनख्वाह ही बहुत कम थी और फैमिली मेम्बर्स हम ज़्यादा थे। ठीक है, उस टाइम तनख्वाहें, उस टाइम चीज़ें सस्ती थी, लेकिन उस टाइम तनख्वाहें भी उस हिसाब से बहुत कम थी, इसलिए उस टाइम भी गुजारा चलाना मुश्किल होता था। मुझे याद है, आज भी कई कई बार मेरी बड़ी बहनें मुझे याद है, आज भी कई बार बड़ी बहनें मुझे बताती हैं कि उस टाइम हमारी माँ के पास आटा तक नहीं होता था और 3-3 4-4 दिन हम बिना खाने के रहते थे, क्योंकि कुछ पकाने के लिए है ही नहीं। मेरे पिताजी का आर्मी से आने में अगर मनी ऑर्डर थोड़ा भी लेट हो जाता था, 3-3 4-4 दिन या एक हफ्ता लेट हो गया, तो हमारी माँ के पास खाने के लिए, अपने बच्चों को खाना देने के लिए कुछ नहीं होता था। और मेरी माँ की खासियत ये थी कि वो मांग नहीं पाती थी। अब आप खासियत कह लें या कमी कह लें, मुझे लगता है ये खासियत थी कि वो मांग नहीं पाती थी। तो मेरी माँ के जो मकान मालकिन थी, किराए पे रहते थे मेरी माँ और हम सब, तो मकान मालकिन देखती थी, हमारे जो मकान मालकिन थे मकान की, वो देखती थी कि आज इनकी माँ ने खाना नहीं बनाया। तो मेरी माँ से पूछती थी, तो मेरी माँ तो टाल देती थी कुछ ना कुछ उसको कह के, अपने मकान मालकिन को, लेकिन वो मकान मालकिन बच्चों से पूछ लेती थी। हालांकि मेरी माँ बच्चों को भी मना करती थी कि मत बताना, क्योंकि उसको लगता था ये शर्मिंदगी वाली बात है कि वो क्या सोचेगी कि हमारे घर में खाना भी नहीं है। खैर, तो एक बच्चा नहीं बताता था तो दूसरे बच्चे से वो पूछ लेती थी। ऐसे 2-3 बार जब अलग अलग बच्चों से पूछती थी तो कोई ना कोई बच्चा बता देता था कि आज हमारे घर में आटा नहीं है, इसलिए हमारी माँ खाना नहीं बना सकती, या आज हमारे घर में गेहूँ नहीं है तो हमारी माँ वो गेहूँ चक्की पे पीस के आटा नहीं बना सकती, इसलिए खाना नहीं बना हमारे घर में, क्योंकि खाना बन ही नहीं सकता। तो वो मकान मालकिन फिर हमारे पे तरस खा के, हमारी माँ पे, हम बच्चों पे तरस खा के थोड़े गेहूँ देती थी। हमारे बहन भाइयों को थोड़ा गेहूँ पकड़ाती थी और कहती थी कि अपनी माँ को जाके दो और उसको बोलो ये गेहूँ पीसे चक्की पे और फिर खाना बनाए और खुद भी खाए और तुम बच्चों को भी दे, यानी तुम बच्चों को खिला के वो खुद भी खाना खाए। तो फिर मेरी माँ वो गेहूँ लेके, जो हम बच्चों के हाथ में वो मकान मालकिन देती थी, तो हम वो गेहूँ अपनी माँ को देते थे। फिर हमारी माँ उस गेहूँ को पीस के चक्की पे
उसी टाइम। तो फिर वो उसके बाद खाना बनाती थी और फिर हम खाना खाते थे जो उस गेहूं से बनता था। तो इसलिए दवाई लेना तो बहुत दूर की बात थी। और उस टाइम के हिसाब से दवाई भी बहुत सस्ती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत रेयर दवाई थी। तो इसलिए उसका भी पैसा मैनेज करना हमारे पास बहुत दिक्कत थी। खैर, मेरी माँ ने अपने पड़ोसी को रिक्वेस्ट की, जो उनका भाई बना हुआ था, उनको बोला कि आप ये दवाई हमें ला दो, डॉक्टर ने बोला है इसके दिल में छेद है। मेरी बहन के बारे में, छोटी बहन के बारे में कहा, अगर मैं जाऊंगी तो बच्चों को देखने वाला कोई नहीं, घर को देखने वाला कोई नहीं, तो आप एक काम करो भैया, आप ये दवाई ला दो। तो आज बड़ी बहनें मुझे बताती हैं कि वो बंदा उसी टाइम बहुत जल्दी, या शायद अगली ही सुबह, जब मेरी माँ ने कहा, शायद वो बहुत रात का या शाम का टाइम, या शाम का या रात का टाइम हो चुका होगा, जिस टाइम शायद वो बस पे ना जाता हो। तो मेरी बहनें आज बड़ी बताती हैं कि अगली सुबह उसने बहुत जल्दी बस पकड़ी और वो दवाई लेके आया। अब ये मुझे याद नहीं वो पैसे मेरी माँ ने दिए या उस बंदे ने अपने तरफ से मैनेज किए और बाद में मेरी माँ ने उसके लौटाए हों, क्योंकि मेरी माँ किसी के पैसे रखती नहीं थी। तो वो बंदे ने सुबह जल्दी बस पकड़ी और पैसे लेके गया और वो दवाई खरीद के लाया। और फिर वो दवाई मेरी माँ को दी और मेरी माँ फिर डॉक्टर के पास गई, जो काफ़ी दूर था डॉक्टर। और फिर उस डॉक्टर को वो दवाई दी, तो फिर उस डॉक्टर ने मेरी बहन को दवाई दी, जिससे मेरी बहन ठीक हुई, तो उसकी लाइफ बची। हालांकि मुझे लगता है पूरी तरह तो शायद ठीक नहीं हुई होगी, पर जितना भी वो ठीक कर सका होगा उस दवाई से, जो उस टाइम की दवाई अवेलेबल थी मार्केट में, तो उस दवाई से जितना भी वो डॉक्टर उसका इलाज कर सका होगा, किया होगा, तभी मेरी बहन काफ़ी एज तक चल पाई। बहुत काफ़ी तो नहीं, पर हाँ कम भी नहीं। तो मेरी बहन, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 45 से 50 साल की एज में मेरी बहन 45 से 50 साल की एज में कुछ साल पहले ख़त्म हुई है, जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। खैर, इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। हमें बहुत हमें बहुत शौक़ लगा, हमें बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। शायद उसको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, उसके हस्बैंड को इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, या उसके हस्बैंड को शायद अंदाज़ा हो भी, क्योंकि वो मेडिकल लाइन में ही जॉब करता है, मेडिकल कॉलेज में। लेकिन हो सकता है मेरी बहन को अंदाज़ा ना हो, या उन दोनों को पता भी हो, हमें ना बताया गया हो। खैर, हमारे पिताजी ने, माता ने कभी हमें बात नहीं बताई कि इसको अभी भी ये दिक्कत है। वैसे ज़रूर कहती थी कि इससे व्यवहार ठीक करो, इसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है शायद उनको पता भी हो, हमें नहीं बताया गया, या उनको भी पता ना हो, हमारे माँ बाप को, हमारी बहन और उनके हस्बैंड को भी ना पता हो। खैर, जो भी था, जब हमारी बहन को दिक्कत हुई, हमारे जेई डॉक्टर के पास लेके गए और थोड़ा बहुत इलाज ही चल रहा था उनका। टेस्ट वेस्ट लिखे उन्होंने कि इनके ये टेस्ट कराने हैं, वो टेस्ट कराने हैं। और गवर्नमेंट अस्पतालों में तो आपको पता है ना कि डेट के लिए भी आपको वेट करनी पड़ती है कि कब डेट मिलेगी, और डेट मिलेगी तो फिर कब टेस्ट होगा। तो उसी दौरान मेरी बहन ख़त्म हो गई, जो मेरे लिए बहुत अफसोस की बात है। खैर, तो मैं ये बात कर रही थी कि हमारे पिताजी ने कहा कि मैं 10 से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाऊँगा, 10 तक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारी बेटियों को पढ़ाऊँ, लेकिन उसके बाद मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि इतनी मेरी इनकम नहीं है। तो उसके बाद जिसने भी पढ़ना हो
वो अपने दम पे पढ़ सकती है तो पढ़े, लेकिन मैं उसके बाद नहीं पढ़ा पाऊँगा 10th के बाद, 10वीं के बाद। तो मैंने भी अगर प्री यूनिवर्सिटी करी है, मतलब आजकल के 10+2 के बराबर, उस टाइम 11th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता था। आज 10+2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है। तो मतलब आजकल के 10+2 के बराबर मैंने पढ़ाई की है उस टाइम की प्री यूनिवर्सिटी जो होती थी। तो आज मैं अगर एडमिशन लेने जाऊं कॉलेज में, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ईयर में मुझे एडमिशन मिलेगा, बीए फर्स्ट ईयर में। खैर, तो मेरे भाई को डॉक्टर बनाया, जो जुड़वा है, हम बहन भाई जुड़वा हैं। हम 5 बहनें, एक भाई हैं, और 3 बहनें मेरे से बड़ी हैं, एक बहन मेरे से छोटी है, छोटी थी, अब तो खैर कुछ साल पहले ख़त्म हो गई, छोटी थी वो ख़त्म हो गई। हम 4 बहनें, मेरी 4 बहनें, मतलब हम 5 बहनें और एक भाई हैं, मतलब हम 5 बहनें और एक भाई थे। अब 4 बहनें और एक भाई रह गए हैं, जिसमें हम बहन भाई जुड़वा हैं। मेरा भाई 15 मिनट मेरे से बड़ा है और मैं 15 मिनट उससे छोटी हूँ। लेकिन आज भी मेरे घर में मेरे बहन भाइयों को ये अफसोस होता है कि इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारा दिमाग इतना तेज नहीं। जबकि मैं कहती हूँ किसी को कोई अफसोस की ज़रूरत नहीं होती। कुदरत ने जिसको जैसा दिमाग दिया है, मैं तो कहती हूँ कुदरत सबको एक जैसा दिमाग देती है। वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल नहीं करते। खैर, तो मेरा भाई डॉक्टर बना, बहुत दिक्कतों के साथ बना। मेरे पिताजी ने बहुत दिक्कतों के साथ बनाया, लेकिन बनाया। शायद एक टाइम पे तो वो, बल्कि पिछले, जब मेरे भाई के डॉक्टर बनने से कुछ साल पहले, तो मेरे पिताजी को काफ़ी दिक्कत भी हुई कि मैं नहीं बना पाऊँगा, दिक्कत हो रही है। खैर, उन्होंने कैसे भी, मेरे भाई के भी बहुत एफर्ट रहे, मेरे भाई की भी बहुत मेहनत रही, जिसमें थोड़ा बहुत साथ मेरी बहनों ने भी दिया, और मेरे पिताजी की भी बहुत 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 मेहनत रही, मेरी माँ की बहुत 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 मेहनत रही, और मेरे भाई को डॉक्टर बनाया। तो मेरे कहने का मकसद एक ही है कि लड़कियां होने का हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी मिलता है, पर मुझे अफसोस नहीं। अफसोस इसलिए नहीं कि ठीक है, जो हमारी किस्मत में होता है हमें उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं मिलता। बाकी हम अपनी कोशिश करते रहें, क्योंकि हाथ पे हाथ रख के तो भगवान भी कुछ नहीं देता। भगवान कहता है अपनी मदद खुद करो, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम अपनी मदद खुद ही ना करें और भगवान को ब्लेम करते रहें, या घर को ब्लेम करते रहें, या घर वालों को ब्लेम करते रहें, या पैसे को ब्लेम करते रहें, या उस टाइम की अच्छी बुरी कंडीशन को हम ब्लेम करते रहें, तो ये कोई समझदारी नहीं। तो मुझे लगता है हमें उतना ही मिलता है जितना हमारी किस्मत में है। हाँ, लेकिन एफर्ट करने ज़रूरी हैं। हम पहले नहीं कह सकते किस्मत उतनी ही है, किस्मत में जो होता है हमें उतना ही मिलता है जितना हमारी किस्मत में होता है। पूरे एफर्ट करने के बाद, हर तरह से, हर तरीके से, सारी मेहनत, सारी अच्छी चीज़ें करने के बाद, किसी काम को करने के लिए हर तरह का एफर्ट डालने के बाद, पूरा टाइम इस्तेमाल करने के बाद, मतलब टाइम को वेस्ट किए बिना पूरा टाइम इस्तेमाल करने के बाद, अपने ज़रूरी कामों के बाद, जितना भी हम उस काम के लिए एफर्ट डाल सकें उस काम को करने में, उसके बाद अगर हमें कुछ कमी रह जाती है उस काम के रिज़ल्ट को लेने में, उस काम के रिज़ल्ट को पाने में, फिर हम कह सकते हैं कि चलो मैंने पूरे एफर्ट किए, मेरी किस्मत में जितना था उतना ही मुझे मिलना था, उतना मिल गया। लेकिन वो बाद में हम कह सकते हैं, पहले हम नहीं कह सकते बिना एफर्ट किए या बिना कुछ किए कि जितना हमें मिलना है उतना ही मिलेगा, या जितना हमें मिलना था उतना ही मिला।
एफर्ट करने के बाद, हर तरीके की ईमानदारी करने के बाद, हर तरीके की अच्छी चीज़ें उस अच्छे काम को करने के बाद, उस अच्छे काम को करने में हर तरह के एफर्ट डालने, हर तरह की कोशिश डालने के बाद, हर तरह की कोशिश करने के बाद, हर तरह से हर तरीके की उस काम के साथ अपनी ईमानदारी, अपनी साफ नीयत, अपनी पूरी मेहनत डालने के बाद अगर फिर भी हमें पूरे रिजल्ट नहीं मिलते, फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारी किस्मत में जितना था उतना मिला। और इसमें हमें सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखनी होती है। कितनी भी दिक्कत हो तो भी हमें उस गोल तक पहुंचने की पॉजिटिव सोच बहुत ज़्यादा डालनी पड़ती है, उस एफर्ट में, उस मेहनत में, उस काम को करने में, उस काम के गोल तक पहुंचने में, उस काम के पूरे रिजल्ट को पाने में। लेकिन अगर उसके बाद भी हमें कुछ कमी रह जाती है उस गोल को अचीव करने में, उस रिजल्ट को पूरी तरह से हासिल करने में, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, कुदरत की इतनी ही मर्जी थी, हमारी किस्मत इतनी ही थी, इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते थे। उससे क्या है कि हमें अफसोस नहीं होता कि ओहो हमने पूरी मेहनत नहीं की, ओहो हमने पूरे एफर्ट नहीं किए, अगर हम ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसे करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा या वैसा, वैसा या ऐसा, जो भी। तो आज मुझे इसलिए बिल्कुल कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि मैंने अपनी पूरी मेहनत की और मैंने कभी माँ बाप को ब्लेम नहीं किया। जितना मुझे मिला मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और उससे मुझे आगे बढ़ने में हर तरीके से, हर काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मुझे ना कभी भाई पे अफसोस हुआ है, ना कभी बहनों पे, ना कभी अपने माँ बाप पे कि उन्होंने ज़्यादा उनको क्यों पढ़ा दिया, या मेरी बहनें ज़्यादा क्यों पढ़ गई, या मेरी फलां बहन कम क्यों पढ़ पाई, या मैं क्यों कम या ज़्यादा पढ़ पाई, या कम तक रह गई और मेरे भाई को डॉक्टर बना दिया गया जबकि हम जुड़वां थे। हालांकि मेरे पिताजी ने और मेरी माता ने हम दोनों बहन भाइयों के लिए पूरी मेहनत की, पूरी मेहनत की कि मुझे भी साथ में मेडिकल कराया जाए, मुझे भी साथ में मेडिकल की पढ़ाई कराई जाए। लेकिन मैं जब देखती थी कि पैसे की दिक्कत है माँ बाप को, उनको बड़ी दिक्कत है हमारी कापी किताब के लिए, तो मैंने आर्ट साइड ले लिया, जो मैं घर में बैठ के प्राइवेट पढ़ सकती थी अपनी जॉब के साथ। तो मैंने जॉब करना शुरू कर दिया मेडिकल लाइन छोड़ के, और मेरे भाई ने मेडिकल लाइन ज्वाइन रखी। हालांकि उसने भी छोटी मोटी जॉब करी साथ में, जब उसको छुट्टियां बीच में मिलती थी, लेकिन मैंने तो रेगुलर जॉब ही पकड़ ली पढ़ाई छोड़ के। और बल्कि मुझे लगता था कि माँ बाप से पैसे लेने की बजाय, मेडिकल की पढ़ाई में पैसे लेने की बजाय, अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए मैं उनको बल्कि पैसे दूं, ताकि घर में थोड़े पैसे आएँ, ताकि वो घर ठीक से चला पाएँ। ठीक से तो चलाते ही थे खैर, लेकिन ये है कि मुझे लगता था कि उनकी जो पैसे की दिक्कत है मैं थोड़ी ठीक कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पिताजी और मेरी माता बहुत कम पैसे में भी बहुत अच्छा घर चलाते थे, बहुत ठीक घर चलाते थे। बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते क्योंकि पैसे की दिक्कत थी, पर हाँ, उसमें भी वो काफ़ी ठीक और अच्छा घर चला लेते थे। पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते थे इधर उधर। तो जितना भी पैसा होता था घर में लगाते थे, बिना कहीं इधर उधर वेस्ट किए बिना। तो घर कम पैसे में भी ठीक चल जाता था। तो मैंने फिर मेडिकल छोड़ के आर्ट साइड ले ली और
फुल टाइम जॉब रेगुलर पकड़ ली मैंने, तो जिस वजह से मैं डॉक्टर की तरफ नहीं जा पाई। तो मैं इसलिए ना माँ बाप को इस चीज़ के लिए ब्लेम करती हूँ, ना खुद को ब्लेम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे अपने माँ बाप की हेल्प करनी है। खैर, भाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की, एक आध बार बीच में फेल भी हो गया, तो उसने माँ बाप को बताया नहीं। माँ को तो शायद बताया हो, पिताजी को तो नहीं बताया था, क्योंकि उसको पता था पिताजी डांटेंगे या कुछ डांट ना दें। हालांकि वो सपोर्ट भी करते थे पिताजी बहुत उसको, लेकिन एक बच्चे को डर होता है अपने बाप से कि कहीं मेरे को डांट ना पड़ जाए या कहीं मार पिटाई ना पड़ जाए, पता नहीं उसके दिमाग में क्या डर होगा। खैर, उसने नहीं बताया। तो मेरी बड़ी बहनों को जब उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो थोड़ा बहुत फिर उन्होंने पैसे से हेल्प की, उसकी फ़ीस वगैरह उस साल की भरी, अगले साल की। फिर उसने पढ़ाई कंप्लीट की, उसने भी पूरी मेहनत की, जो पढ़ाई में कमी रह गई थी जिसकी वजह से एक साल फेल हो गया वो डॉक्टरी की पढ़ाई में, तो उसने भी पूरी मेहनत की। और मेरी दोनों बड़ी बहनों ने भी उसका पूरा साथ दिया, बल्कि तीनों बड़ी बहनों ने उसका पूरा साथ दिया। हालांकि भाई को दिक्कतें भी काफ़ी थी कि कभी इससे मांगना कभी उससे मांगना, उसको अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि बहनों से हेल्प लिए बगैर वो मेडिकल लाइन में आगे पढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि पापा को वो बता नहीं सकता था। पापा को बताता तो शायद वो थोड़ा बहुत डांटते, या हो सकता है एक दो चार थप्पड़ भी मारते या ना भी मारते, पता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत गुस्सा तो दिखाते ही अपना, और फिर उसको फीस दे देते, दिक्कत से देते लेकिन दे देते, क्योंकि उनको खुद भी पैसे की परेशानी तो घर में रहती थी। घर गृहस्थी चलाना कोई आसान नहीं होता, कम पैसे में रोटी पानी गृहस्थी मैनेज करना कोई आसान नहीं होता कम पैसे में। ये तो चीज़ें मेरी आंखों की देखी हैं, इसलिए मैं आप सबको बता सकती हूँ कि वो बहुत कम पैसे में घर चलाते थे और बड़ी दिक्कत से चलाते थे, फिर भी अच्छा चलाते थे। ये मुझे खुशी है, यही चीज़ मैंने भी सीखी है उनसे, और आज भी इसलिए मेरी ज़रूरतें बहुत कम हैं, या तो नहीं हैं या बहुत कम हैं। फालतू की ज़रूरतें मैं बिल्कुल नहीं रखती, बहुत ही बेसिक ज़रूरतें लेके मैं चलती हूँ। तो ये चीज़ मुझे अपने माँ बाप से मिली है, मुझे खुशी है, और मेरे माँ बाप को शायद उनके माँ बाप से मिली होगी। ये भी है कि मेरी नानी बहुत समझदार थी, नानी को तो मैंने आंखों से देखा है, और दादी को जब मैंने देखा है तो वो उसका दिमाग चल गया था, वो उसका दिमाग काफ़ी डिस्टर्ब था, तो इसलिए मैं उसके समझ के बारे में नहीं कह सकती। एक दादी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मेरे दादाजी ने दूसरी शादी की थी, और जो दूसरी दादी से पैदा हुए बच्चे, उनमें से एक पिताजी थे मेरे, उनमें से पिता उन 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 बच्चों में से एक बच्चा जो था वो मेरे पिताजी बने बाद में। मतलब मेरे पिताजी की वो माँ थी, सेकंड वाली वाइफ मेरे दादाजी की। तो जब हमने दादी को देखा तो उनका दिमाग काफ़ी चल गया था, तो सारा टाइम किसी किसी से बात करती रहती थी, किसी किसी की बात करती रहती थी, सारे रात दिन, जब भी उनको लगता था कि बात करनी है, जबकि उनके सामने कोई नहीं होता था, लेकिन उनको दिखता था कि उनके सामने कोई है। खैर, और दादाजी को तो हमने आंखों से देखा ही नहीं, और मैंने अपने नाना जी को भी आंखों से नहीं देखा। हाँ, अपनी नानी को ज़रूर देखा। वो बहुत किफ़ायत से चलती थी, तो हो सकता है मेरी माँ को ये चीज़ें किफ़ायत वाली मेरी माँ से मिली हों, गृहस्थी चलाने में, या अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने में, या अपनी लाइफ को मैनेज करने में। यही चीज़ मुझे भी समझ आई कि मैं भी किफ़ायत से ही घर चलाने की कोशिश करती हूँ, और अपनी लाइफ को भी बहुत किफ़ायत से चलाने की कोशिश करती हूँ। तो हमने अपने नानी को बहुत देखा है किफ़ायत से चलते हुए, समझदारी से चलते हुए, कम पैसे में बहुत अच्छे से काम करते हुए,
यही चीज़ मेरी माँ में थी, यही चीज़ मेरे में थी। इसलिए मैंने मेडिकल लाइन छोड़ दी और फिर मैंने पूरे टाइम जॉब करी और घर में आधी तनख्वाह, जितनी भी तनख्वाह मुझे मिलती थी कम या ज़्यादा, आधी तनख्वाह मैं घर में देती थी, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि बेटा आधी तनख्वाह घर में दो, क्योंकि घर में साबुन तेल ही बहुत महंगा आता है, घर में साबुन तेल के ही बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। तो मुझे याद है, मैंने बिना बहस किए उसी तनख्वाह में से, जिस टाइम मेरी माँ ने बोला, उसी तनख्वाह में से आधे पैसे अपनी माँ को घर के लिए देने शुरू कर दिए, घर के खर्चे के लिए। और मैं जब आज याद करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है कि मैं उस टाइम अपनी माँ की वो बात मैं समझ पाई। हालांकि उस टाइम में बातें कम ही समझ आती हैं अपने माँ बाप की, उस एज के बच्चों को, लेकिन मैंने अपनी माँ की उस बात को समझा, अपनी माँ के उस दर्द को समझा उस टाइम पे, तो मैंने हेल्प की। आज मैं जब याद करती हूँ तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। तो आज मुझे कभी अफसोस नहीं होता कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, या मेरे माँ बाप ने मुझे कम पढ़ाया, या मेरी बहन कोई कम पढ़ाई में रह गई, कोई बहन मेरी ज़्यादा पढ़ाई में चली गई, या मेरा भाई डॉक्टर बन गया, या मैंने कभी किसी चीज़ में या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में अपने माँ बाप को, घर को, या उस टाइम की फाइनेंशियल कंडीशन को ब्लेम किया हो। नहीं, ना कभी किया है, ना कभी करती हूँ, ना कभी करूँगी। हमारी माँ कहती थी, जो मुझे आज भी याद है, हमारी माँ कहती थी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ को कहते हैं कि दूसरे घरों में भी ये बात कहते हैं और हमारे घरों में भी ये बात कहते हैं, मेरी माँ के ये शब्द थे, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो दूसरों घरों में भी यही होता है और हमारे घर में भी यही हो रहा है या होता है कि हमारे लिए क्या किया। मामा को ब्लेम करते हैं बच्चे बड़े होके कि हमारे लिए क्या किया आपने, हमारे लिए क्या किया आपने, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं। तो हमारी माँ कहती थी, जिन माँ बाप ने सारी जिंदगी लगा दी आप पे, आपको बड़ा करने में, आपको अच्छा इंसान बनाने में, आपको अच्छे से पालने में, अपने कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे, अपने कितने शौक मारे होंगे, अपने मुंह से कितनी बार छीन के खाना आपको दिया होगा, खुद भूखे रहे होंगे और आप बच्चों को खाना दिया होगा। तो उन माँ बाप से आप क्या उम्मीद करते हो, जिन्होंने सारी ज़िंदगी आपको पालने में लगा दी, सारी जवानी आप पे लगा दी। तो मेरी माँ कहती थी कि ये चीज़ बच्चों को आज नहीं समझ आएगी, या अपनी एज में समझ नहीं आती, वो तब समझ आती है जब वो माँ बाप बनते हैं। तो आज मुझे समझ आता है कि हाँ, मेरी माँ बात सही कहती थी। उस टाइम मेरी माँ की बातें मुझे इतनी समझ नहीं आती थी जितनी यही बातें आज मुझे उनकी समझ आती हैं, क्योंकि आज मैं माँ बाप की जगह पे हूँ। माँ की जगह पे तो हूँ ही, पर कई बार तो बाप की जगह पे भी रख के सोचना पड़ता है, अपने बच्चों के बाप की जगह पे रह के। और यही चीज़ मैं अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए भी फील कर सकती हूँ, जो वो तब हमारे लिए सोचते थे। तो इसलिए मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मुझे घर से ये नहीं मिला या वो मिला, या वो क्यों मिला, ये क्यों नहीं मिला, या मैं कम, या हमें कम क्यों पढ़ाया गया, ज़्यादा क्यों पढ़ाया गया। मैं तो बल्कि अपने माँ बाप को इस चीज़ का बहुत बहुत क्रेडिट देती हूँ, और देना भी चाहिए, क्योंकि आप माँ बाप का कभी भी किया हुआ उतार ही नहीं सकते। उसका अगर हम 25% भी उतार सकें या 2-5% भी उतार सकें, तो मैं खुद को बहुत धन्य मानूंगी। तो हमारी माँ ये कहती थी कि बच्चे तो माँ बाप का किया कभी उतार ही नहीं सकते, और ऊपर से बल्कि ब्लेम करते हैं कि आपने क्या किया, आपने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। तो मैं तो कहती हूँ कि वो इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं। मेरी माँ भी कहती थी और मैं भी आज कहती हूँ कि वो खुद ना तो बच्चों को इतना बता सकते हैं सब कुछ, अपने सेक्रीफाइसेस या अपनी दिक्कतें, या अपना अच्छा किया, या अपने शौक मारे, या बहुत कुछ और भी।
थोड़ा बहुत अगर बता सकते हैं तो बताते भी हैं, लेकिन सारा कुछ तो उनको भी याद नहीं रहता कि वो अपने बच्चों को बता सकें। और इस चीज़ को मैं आज बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। तो इसलिए माँ बाप को ना कभी इन चीज़ों के लिए ब्लेम करना चाहिए। कोई चीज़ अगर हमें कम मिली है या नहीं मिली, बल्कि जो मिला है उसका हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, ना कि जो नहीं मिला या कम मिला उसके लिए ब्लेम करें। क्योंकि कोई भी इंसान बहुत कुछ चाहता है करने के लिए, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर गृहस्थी के लिए, लेकिन आसपास की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, आसपास की दिक्कतें ऐसी होती हैं, आसपास के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं घर के या लाइफ के, कि बंदा चाहते हुए भी नहीं कर सकता। नहीं तो कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे कम पे रह जाएं, बल्कि वो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी आगे जाएं, हम अपने बच्चों को अपने से भी आगे लेके जाएं। तो इसलिए मैं कभी भी उनको ब्लेम नहीं करती, बल्कि मेरी कोशिश है अगर हो सकेगा तो 2-4-5% उनका कर्ज उतारने की, जो हमारे सिर पे हमारे माँ बाप का है। और अगर नहीं भी उतार सकी तो कम से कम ब्लेम तो नहीं करूँगी, और करना चाहिए भी नहीं। ना कभी किया है मैंने अपने माँ बाप को ब्लेम, बहन भाइयों को या अपने घर गृहस्थी को या अपने घर को या अपने उस टाइम की फाइनेंशियल कंडीशन को ना कभी ब्लेम किया है, ना करती हूँ, ना कभी करूँगी। ये हमारी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है पक्का, किसी के सिर पे एहसान नहीं। धन्यवाद दोस्तों।